ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? बेसिकली जब हमने प्लान किया तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हमने क्या काम करना है ये भी डिसाइड कर लिया। अब हमें ये निश्चित करना था कि ये काम किसने करना है। हालांकि प्लानिंग की डेफिनेशन में बाय whom इट इज टू बी डन लिखा हुआ होता है, स्टिल असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कम अंडर दिस टॉपिक। ओके, यदि आप लोगों को डिटेल असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी वाली बात आती है कि स्टडी में, यू विल बी क्लिकिंग ऑर्गेनाइजिंग। ओके, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पर लिखा हुआ था बाय whom इट इज टू बी डन, तो हमने तो वहां प्लानिंग लगा दिया। नहीं भाई, यदि आपका काम निश्चित हो गया और आपको ड्यूटी असाइन हो रही है तो ऐसे केस में डू ट्राई पुट इन ऑर्गेनाइजिंग। ओके, यहां पर अरेंजिंग द थिंग्स व्हाट आर रिक्वायर्ड टू बी डन, भैया क्या क्या काम करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, दैट इज अरेंजिंग द रिक्विजिट्स। और उसके बाद उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपने ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट रिजल्ट निकाल के लाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दैट मींस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क दैट अप्लाइज हियर ऑन द फर्स्ट नोट, कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करा है उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या करना है, एक शॉर्ट लिस्ट बना लेंगे कि हाँ जी ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है। उस हिसाब से हम लोग एक वर्क की लिस्ट बनाएंगे और उस ड्यूटी को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। हालांकि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हम लोग डायरेक्टिंग में जाकर भी पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में अलग पार्ट आ जाता है, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड उसको क्या करा, डिवाइड करने की कोशिश की। डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट मींस ये काम किस डिपार्टमेंट का है, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाना है। प्रोडक्शन का काम है तो वो फैक्ट्री में होगा, प्रमोशन का काम है तो सेल्स वाले करेंगे, फाइनेंस का काम है, पैसा इकट्ठे करने का काम है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले करेंगे। असाइनिंग द ड्यूटीज, आई एम अगेन एंड अगेन हैमरिंग दिस वर्ड, काम असाइन कर देना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल, इस बात को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अब मैंने आपको काम दे दिया भैया ये काम करके लाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि प्रोजेक्ट करके लाना है, तो आपको मैंने अब काम असाइन कर दिया। जब आप आएंगे तो मुझे दिखाएंगे कि सर हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया। दैट मींस आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल इन द स्कूल्स टीचर्स की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके साथ होती है, कोऑर्डिनेटर की। कोऑर्डिनेटर की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके साथ होती है, प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके साथ होती है, आपके मैनेजमेंट या फिर एमडीज के साथ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। काम सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। यदि काम में कोई ग्लिचेस रह जाते हैं तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, या तो रीप्लान करना पड़ता है या फिर रीअसाइनिंग हम करते हैं कि इस बंदे ने काम ठीक से नहीं किया, अब ये काम दूसरे बंदे को हमें देना पड़ रहा है। तो यहां पर जब हमें काम सही बंदे को असाइन किया है तो उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के साथ साथ हम उसकी अकाउंटेबिलिटी भी निश्चित कर पाते हैं कि हाँ भैया काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। दैट मींस जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, प्योरली फॉर्मल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर वर्क का स्ट्रक्चर डिफाइंड है, फ्लो डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड रहता है, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ डिफाइंड है। इसीलिए फॉर्मल स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशन है, दैट मींस डिले इन डिसीजन या डिले इन वर्किंग, डिले इन कम्युनिकेशन। तो यहां पर इस बात को समझ लेंगे, लिमिटेशन से कुछ नहीं छोटा सा आ जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिमिटेशन है, डिले हो जाता है काम में थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यदि एक बंदा जो सबसे नीचे वाले लेवल पर है उसको प्रॉब्लम आ रही है तो विल हैव टू रिपोर्ट टू द सीनियर, सीनियर विल रिपोर्ट टू द सुपर सीनियर, सुपर सीनियर विल बी रिपोर्टिंग टू द मैनेजर, मैनेजर विल बी रिपोर्टिंग टू इट्स लीड मैनेजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिसीजन लेने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी लिमिटेशन होती है, वी लेस थिंक अबाउट द सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, वी थिंक मोर अबाउट द वर्क। ये दो मेजर लिमिटेशन है इस वाले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। हालांकि ये हमने सारा बात पढ़ा, ये हमने इस चीज इसका लिंक कर दिया क्योंकि ये टॉपिक इसके साथ डायरेक्टली लिंक होता है। आई होप लिमिटेशन आप लोग को समझ में आया होगा। एक तो भैया प्रॉब्लम क्या आती है, आपके जो काम में डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो सकता है। दूसरा आपका जो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है
कम सोचती है अपने एम्प्लॉइज के बारे में। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ दे मेक अ सोशल बैलेंस बट नो प्योर श्योरिटी गिवन इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो फायदे तो बहुत होते हैं, प्रॉब्लम होती है कुछ। क्या प्रॉब्लम होती है भैया? रूमर्स बहुत फैलते हैं, उसने आपके बारे में ये बात कर दी, उसने आपके बारे में ये बात कर दी। दूसरा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होती, इस वजह से काम के डिले हो जाने पर या ना होने पर आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ तो सही। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके मंदिर की कमेटी होगी आसपास में, जैसे आपके आसपास में कोई ग्रुप होगा जो थोड़ा बहुत सोशल वेलफेयर करता है, साथ साथ में हो सकता है आप लोगों ने दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा हो कि भैया चलो हम अब कुछ दिन छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों की सेवा करेंगे, या फिर हम गाय की सेवा करेंगे। तो इस तरह के ग्रुप आपने बना लिए, नॉर्मली इनफॉर्मल नेचर में ही शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में तो सब लोग बहुत मेहनत से काम करने लगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो एक ही व्यक्ति होता है जो सारे काम कर रहा होता है। वो स्टार्टिंग में तो सब बहुत मेहनत से काम करता रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसे लगता है ना कि मेरे को ही सारा करना है, तब उसके दिमाग में आता है यार मैं कैसे करूं सारा, और एक ये भी आता है कि मैं क्यों करूं। दैट मींस वहां पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं थी, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। रूमर्स की वजह से, नॉन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की वजह से, एक्सेसिव वर्क बर्डन किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर होने की वजह से, लोगों का अपने ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर भी करा लेते हैं हम लोग, तो उसमें लोग अपनी प्रिविलेज महसूस करते हैं कि फोटो खिंचवाने तो सब टाइम पे पहुंच जाएंगे, काम के टाइम पे कोई नहीं आएगा। तो दैट इज वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। नॉर्मली आप अपने आसपास के छोटे स्कूल्स में ये चीजें देख पाएंगे कि वो थोड़ी बहुत इनफॉर्मल कैटेगरी में रहती है ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत बड़े स्कूल्स हैं तो वो फॉर्मल रहेंगे, छोटे स्कूल्स इनफॉर्मल में चले जाते हैं। वो कुछ ना कुछ नॉर्मली फोटो खिंचाने वाले तो बहुत सारे आ जाएंगे, काम करने वाले मिलेंगे नहीं। तो दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी प्रॉपर नहीं हो रही। ओके, मैं यहां से वापस चल लेता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें दो तरह के पढ़ाए जाते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ऐसे दो क्यों पढ़ते हैं, एक बात समझते हैं। एक कंपनी है जो केवल और केवल एक पानी की बोतल बनाती है, मान के चलो दिस इज या बोल एग्जांपल, ये एक मार्कर बनाती है और उसका फुल फ्लैश प्रोडक्ट केवल और केवल एक यही है। ठीक, अब उस कंपनी को कुल मिला के केवल यही बनाना है और यही बेचना है। ठीक, दो दैट कंपनी मस्ट फॉलो फंक्शनल। जब आपके पास प्रोडक्ट में वैरायटी कम हो, जब आपके पास आप प्रोडक्ट में वैरायटी के साथ साथ क्वांटिटी भी कम हो, और जब आप बड़े स्केल पर नहीं काम कर रहे, जब आप मल्टीपल लोकेशंस पे नहीं काम कर रहे, जब आप मल्टीपल डायमेंशन के लोगों के साथ नहीं काम कर रहे, दैट मींस यू विल बी फॉलोइंग द फंक्शनल वन। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इस पेन मार्कर को बनाने की फैक्ट्री है, तो आई विल बी रिक्वायरिंग इंक, आई विल बी रिक्वायरिंग प्लास्टिक, आई विल बी रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल एंड आई विल बी रिक्वायरिंग सम आउट ऑफ कार्टून मटेरियल। तो ये सब काम मेरा कौन कर लेगा? परचेज वाला कर लेगा। प्रोडक्शन वाले को 4 मशीन चाहिए भैया, एक तो चाहिएगा जो प्लास्टिक दाने से ये मॉड्यूल बना दे, और एक मशीन चाहिएगी जो इन सब चीजों का असेंबल कर दे, एक चीज चाहिए होगी मशीन जो इन सबको क्या करने के बाद इंक विंक लगाने के बाद पैकिंग कर दे। ठीक है, अल्टीमेटली सेल्स और मार्केटिंग वाले क्या करेंगे? इस माल को ले जाएंगे, इसकी सैंपलिंग कराएंगे, बाजार में बेचने की कोशिश करेंगे। लास्ट में अल्टीमेटली फाइनेंस, हर चीज को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली फाइनेंस वाला फंक्शन एमडी लेवल के लोग ही संभाल लेते हैं इनडायरेक्टली। तो यहां पर आप एमडी ऊपर लिख सकते हो, तो एमडी लेवल के लोग ही इसको संभालते हैं। आई होप ये बात समझ में आएगा। और कैसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस हल्दीराम इन फ्रेम। ओके, अब हल्दीराम जब स्टार्टिंग में था तो छोटे एरिया में काम करता था, फरीदाबाद में इनकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, और इस फैक्ट्री में ये लगभग 15-20 तरह की नमकीन बनाते थे। हालांकि हर नमकीन के रॉ मटेरियल लगभग सेम से होते हैं, जैसे कि मैदा हो गया और आपका बेसन हो गया, आटा हो गया, चावल वगैरह जो भी चीजें लगती हैं लगभग कॉमन सी लग जाती हैं। दो इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट जो होगा, प्रोडक्शन के लिए जो परचेज करने वाला होगा वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा। तलने के लिए भी ओवरऑल कहीं ना कहीं कढ़ाइयां, तेल, पानी चाहिए, तो वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक जगह पर चल सकता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों? क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट हैं, एक ही जैसी टारगेट मार्केट में बिक सकते हैं, तो दे विल बी फॉलोइंग सिंपल, एक ही डिपार्टमेंट सेल्स का रख सकते हैं। फाइनेंस बीइंग कंट्रोल्ड बाय एमडी, वो इस बात का ध्यान रखेगा किसका कितना कितना पैसा उसको कहां कहां पर चाहिए,
किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, किस स्टाफ की सैलरी एंड ऑल। तो यहाँ पर एक एचआर का डिपार्टमेंट भी कुछ लोग बना लेते हैं यदि सब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो, ठीक है। एचआर का डिपार्टमेंट बना लेते हैं, कुछ लोग अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं, फाइनेंस का अलग बनाते हैं। अकाउंट माने रिकॉर्डिंग वाला डिपार्टमेंट, फाइनेंस माने पैसे से रिलेटेड डिपार्टमेंट। नॉर्मली ये मैंने सर्कल में इसलिए बनाया क्योंकि कुछ कंपनियां बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती हैं। जैसे आप लोग यदि आप छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, बहुत सारे बच्चे इस समय क्या होता है 12th क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में बिजनेस आइडिया बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो देखो सारा काम आपने अकेले करना है, माल खरीद के भी आप लाओगे, प्रोसेस भी आप करोगे, उसे बेचने भी आप जाओगे, पैसे भी आप अपने ही लगाओगे, तो ओवरऑल सारा काम आपने खुद करना होता है। लेकिन जब धीरे धीरे बिजनेस थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो उस दौरान आप क्या करोगे, आप परचेज के लिए एक बंदा अलग रख लोगे, भैया प्रोडक्शन के लिए एक सॉकेट अलग से रेडी कर लोगे कि हाँ ये एरिया मेरा प्रोडक्शन का है। इसके बाद कुछ लोग मैं अपने सेल्स में लगा लूंगा, कुछ लोग फाइनेंस, और हालांकि फाइनेंस आई विल बी अल्टीमेटली कंप्लीटिंगली ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए फाइनेंसिस का। यदि आप फाइनेंसिस का और परचेज का ध्यान नहीं रखते तो और कितने भी प्रोडक्शन अच्छे कर लेना आपका काम नहीं होगा। परचेज आपकी महंगी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंस आपका लीक नहीं होना चाहिए, आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा। हालांकि ये दैट वाज द आउट ऑफ द सिलेबस थिंग। फाइनेंस के अंदर आपका कैपिटल बजटिंग, साथ साथ में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी भी बातें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी थी वो यहाँ आप डाल सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में जितनी भी बात आप पढ़ के आ रहे हो 4 P's एंड आपका 7 P's इन सर्विस सेक्टर, 4 P's इन प्रोडक्शन सेक्टर, वो सब आप यहाँ लगा सकते हो। प्रोडक्शन एंड परचेज में हम ऐसी कोई खासी डिटेलिंग नहीं करते, हालांकि यहाँ पर प्रोडक्शन में आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी आप लगा सकते हो, EOQ, ठीक है। नॉर्मली ये कोर्स करिकुलम BST का पार्ट नहीं है तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, ओके। तो व्हाई वुड बी अप्लाइंग डिविजनल, जब प्रोडक्शन सब कुछ हो गया, फंक्शनल सब काम चल रहा था, व्हाई शुड बी अप्लाई डिविजनल, डाउट तो बनता है ना। तो डिविजनल जब लगेगा जब आप मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहे हो, सेम काम है मल्टीपल लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल हल्दीराम का ही ले लेते हैं, हल्दीराम की एक फैक्ट्री मान लो फरीदाबाद है, दूसरी फैक्ट्री मान के चलो लखनऊ है, तीसरी फैक्ट्री मान के चलो पटना में है, चौथी फैक्ट्री मान के चलो इधर जलंधर की तरफ है। तो हर फैक्ट्री में प्रोडक्शन, परचेज, सेल, फाइनेंस सारे डिपार्टमेंट चाहिएगा, एज वेल एज अकाउंट एंड HR भी चाहिएगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा बताऊं। इसलिए जो डिवीजन बनेगा, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, दैट शैल बी कंटेनिंग, उसके अंदर अपने आप में ये सारे फंक्शन पार्ट बनेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर इसलिए फॉलो करना पड़ा क्योंकि हम मल्टीपल लोकेशन पे काम कर रहे थे। चलो मल्टीपल लोकेशन का समझ में आया। बुक में मल्टीपल लोकेशन का एग्जांपल नहीं है, बुक में मल्टीपल प्रोडक्ट का एग्जांपल है। मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर कौन सा आता है? फॉर एग्जांपल यू कैन टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक भैया प्रोडक्ट आपका शैम्पू की कैटेगरी में डव का आता है। डव साबुन भी बनाता है, सोप भी बनाता है। डव की अपनी अलग एक मार्केटिंग टीम है, ठीक है। पोमालिव भी आई थिंक इन्हीं का आता था। उससे पहले लक्स, तो लक्स एक अलग पूरी की पूरी चेन है। लक्स की तुम एड अलग देखते हो, ऐसा नहीं है कि यूनिलीवर का एड आ रहा है उसी के अंदर लक्स का एड आ जाएगा, उसी के अंदर आपका डव का एड आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता। तो उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट वाइज डिवीजन बना दिए। उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट वाइज डिवीजन बना दिए। ये बहुत बड़ी कंपनियां ही ऐसा करती हैं। नॉर्मली जो कंपनी छोटे से बड़ी हो रही होगी वो सबसे पहले लोकेशन वाइज डिवीजन बनाएगी, उससे भी और बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम का जो आलू भुजिया है वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है। अब आलू भुजिया को उसे मल्टीपल लोकेशन पे भी बनाना है, साथ ही साथ वो आलू भुजिया को अपना एक न्यू ब्रांड लॉन्च कर देते, भाई आलू भुजिया है तो हमारी है। हालांकि बीकाजी वाला बहुत चलता है, बीकाजी वाले का एड अमित जी करते हैं। अभी हल्दीराम अपने एरिया में ज्यादा चलता है, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में बीकाजी वगैरह ज्यादा नहीं चलते, इतना चलता है कि हल्दीराम ज्यादा चलता है। तो उस पर बात बाद में कर लेंगे। यदि आप मल्टीपल लोकेशन में जाओगे यू विल बी फॉलोइंग डिविजनल। यदि आप मल्टीपल प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट में ब्रांडिंग डेवलप कर रहे हो, उस प्रोडक्ट में ब्रांड डेवलप कर रहे हो, दैट मींस डव हो गया, आपका लक्स हो गया, तो उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर मतलब ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को नया ब्रांड बनाया, उस प्रोडक्ट को एक डिवीजन डेवलप कर दिया। दैट मींस यदि मैं डव की बात करूंगा तो डव की परचेज टीम अलग होगी, लक्स की परचेज टीम अलग होगी,
हेड एंड शोल्डर की परचेज टीम अलग होगी। समझ में आया? और यदि कोई और इनका और प्लेवेस्ट ब्रांड कोई और भी इनके प्रोडक्ट है तो उनकी टीम ये अलग अलग बना सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नॉर्मली बड़ी कंपनियों में सबसे पहले डिवीजन बनती है एरिया के आधार पे, और उससे भी ज्यादा यदि प्रोडक्ट मोर प्रिवेल कर जाए तब प्रोडक्ट के आधार पे बनती है। हालांकि हमारी बुक में केवल बुक में प्रोडक्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है, बट आई एग्री विद दिस, बट वो पहले डिविजनल में पहले लोकेशन डालते हो अच्छा लगता। वापिस आते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक पानी बनाने वाली कंपनी है, दैट मींस बिस्लरी बेचने वाली, पानी बनाते तो कोई नहीं, बेचते हैं तो बिस्लरी, तो बिस्लरी है। अब बिस्लरी की 2 लीटर, 1 लीटर, 200 ml, भैया 5 लीटर का जार, 20 लीटर का जार, ऑल टुगेदर यही बनता और कुछ नहीं बनता। तो बिस्लरी क्या फॉलो करेगी? फंक्शनल फॉलो कर लेती। लेकिन बिस्लरी इतनी बड़ी लोकेशंस में आ गई है, दे हैव टू फॉलो डिविजनल। बिस्लरी के हापुड़ के आसपास की बात करें तो एक प्लांट साहिबाबाद में है, आई थिंक एक प्लांट लखनऊ में है, एक प्लांट जयपुर के पास में है, एक प्लांट आपका इधर आगरा वाली तरफ भी, आई थिंक आगरा मथुरा वाली तरफ। तो बेसिकली ध्यान से देखो तो छोटे से एरिया में कितने सारे प्लांट्स हैं। अब हर प्लांट के लिए बोतल खरीदनी पड़ेगी, नहीं खरीदनी पड़ेगी? ऐसा तो है नहीं कि मैं दिल्ली में सारी बोतलें खरीदूंगा, उसके बाद सारी बोतलों को अलग अलग जगह पहुंचाऊंगा, मेरी कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। डिवीजन फॉलो करने से मेरी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। इसीलिए डिविजनल फॉलो करना पड़ा। हालांकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फंक्शनल चल रहा था, डिविजन क्यों फॉलो करा? प्रोडक्ट में माल ही तो खरीदना था। बिस्लरी को बिस्लरी ने अलग अलग जगह पर आने के बाद डिवीजन के बाद फंक्शन क्यों लगाया? मेरे दोस्त इसलिए लगाया, यदि डिवीजन बनाने के बाद वो ऊपर से परचेज करते और सबको भेजते तो क्या होता? कॉस्ट बढ़ जाती। सेल्स का डिसीजन केवल मैं लूंगा, कॉस्ट अगेन बढ़ जाती। फाइनेंस का डिसीजन अकेला मैं लूंगा, अगेन फिर कॉस्ट बढ़ जाती। समझ में आया? और एचआर केवल मैं ध्यान रखूंगा कि भैया आगरा में कौन अपॉइंट होगा, जयपुर में कौन अपॉइंट होगा, लखनऊ में। भैया वहां की भाषा अलग है, वहां के लोगों का बिहेवियर अलग है, तो बेटर है वहां के एचआर डिपार्टमेंट अलग अलग बने। मे बी आप कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग तो आजकल कंसोलिडेट चल रही है, जो कि हम आउटसोर्स कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे ज्यादा डिटेल में बात ना करके आई होप ये समझ में आएगा कि फंक्शनल कब फॉलो करना है, डिविजनल कब फॉलो करना है। फंक्शनल और डिविजनल में केस स्टडी आती है, इनके इंपोर्टेंस वगैरह से तो कोई खासा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। केस स्टडी में खुल के पूछता है कि यहां पर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा तो वर्ड यूज करना है फंक्शनल या डिविजनल। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो यहां पर गलती कर देते हैं हम लोग, हालांकि ये दोनों पार्ट किसके हैं? फॉर्मल के ही हैं। डिविजनल, फंक्शनल और भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई टाइप यदि हम डेवलप कर रहे हैं, मैट्रिक्स बेस्ड, ऑर्डर बेस्ड, तो वो आपका वो सब किस में आएगा? फॉर्मल में आएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं है करिकुलम में, तो हम उस पर बात नहीं कर रहे। नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग का भी क्वेश्चन आता है कि भाई यदि फंक्शनल स्ट्रक्चर हो डिसीजन कौन लेगा? अल्टीमेट डिसीजन कौन ले रहा है? यहाँ एमडी ले रहा है। अल्टीमेट डिसीजन यहाँ कौन लेगा? डिपार्टमेंट, सॉरी हाँ, डिविजनल मैनेजर, डिविजनल हेड। तो डिविजनल हेड वहां पर उस समय डिसीजन ले सकता है। यदि उसको एक नई प्रोडक्ट प्लांट लगाना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल मान के चलो साहिबाबाद वाले बिस्लरी के प्लांट में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है और उसको चाहिए कि एक नई पूरी की पूरी नई फैक्ट्री एक और लगे, इतनी डिमांड आ रही है, तो फिर क्या होगा? तब डिविजनल हेड अकेला डिसीजन नहीं ले पाएगा, दे विल बी डिस्कसिंग विद एमडी, और उसके साथ ही वो डिसीजन ले पाएंगे। एमडी या डायरेक्टर्स का ग्रुप हो सकता है, उसके साथ बैठ के वो डिसीजन लिया जाएगा। तो डिसीजन वाले क्वेश्चन अपने करिकुलम में नहीं आ रहे हैं। तो आई विल बी कंक्लूडिंग दिस टॉपिक फॉर नाउ, और कोई भी क्वेरी आप लोग को रहती है आई विल कीप द कमेंट्स ऑन, और आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। साथ साथ आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर मोर एंड मोर। आई एम डिस्कसिंग वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स, बिल्कुल कीवर्ड्स के साथ में पढ़ा रहा हूं और टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। और ज्यादा पढ़ने का नहीं, स्पेसिफिक पढ़ने का, स्पेसिफिक याद करने का, उससे स्पेसिफिक और अच्छे मार्क्स आएंगे। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।